Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है एज यूजुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता ही है हर संडे साइंस का न्यूज आता है हिंदू न्यूज़पेपर में, और डेफिनेटली मैं वो तो पूरा दी हिंदू न्यूज़पेपर साइंस का जो भी पेपर है वो कवर करता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी प्रीवियस वीक जो भी लास्ट वीक में साइंस के रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं दी हिंदुस्तान टाइम्स में रहो, टाइम्स ऑफ इंडिया में रहो, इंडियन एक्सप्रेस में, मैं वो भी कवर कर लेता हूं सो दैट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी करंट अफेयर है वो भी ऑन ट्रैक पे रहे अलॉन्ग विद एडिटोरियल्स और करंट अफेयर जो भी हम करते हैं। सो एंड यू कैन ऑल्सो विजिट टू www.ikraias.com। वहाँ पे मेंस 2022 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। सो व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट वी आर ऑफरिंग, वहाँ पे पूरे डिटेल्स है, तो आप वहाँ जाके आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड आपको पता ही है कि जून 19 को ऊर्जा सर का और अलॉन्ग विद प्रीवियस सर्विंग आईपीएस ऑफिसर भी आए थे, बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। इट वाज अ बिग हिट। ओके, 3000 के आसपास लोग आए थे एंड दे वर हैप्पी टू इंटरेक्ट विद द बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी। मयंक सर भी थे वहाँ पे। सो एंड उसके बाद में एक जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2022-2023 भी लॉन्च हुआ है। सो जो भी कानपुर में रहते हैं दे कैन विजिट टू आवर सेंटर, कानपुर सेंटर जा सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं। जो भी ऑनलाइन लेना चाहते हैं दे कैन जस्ट कॉल टू दैट www.ikraias.com में जो भी नंबर से वहाँ पे कॉल करिए। सो आपको वहाँ से डिटेल्स मिल जाएंगे एंड यू कैन एनरोल एंड बी ए पार्ट ऑफ अवर टीम। ठीक है, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो पहला है हमारा करंट अफेयर्स, ये थोड़ा बहुत एनालिटिकल है, डिस्कशन रिलेटेड है, ऐसा जिसमें क्वेश्चंस कुछ नहीं आएंगे बट एक पर्सपेक्टिव आपका बनेगा कि किस तरीके से वायरस का जो भी वेरिएंट होता है, ओके, वो जब अपने को अटैक करता है तो अपनी बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है। एक काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव है ये पर्टिकुलर इसमें। टाइफाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन बिकॉज ये पब्लिक हेल्थ इशू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस, डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आईपीआर, एटॉमिक एनर्जी अलॉन्ग विद दैट आईटी एंड कंप्यूटर्स के अलावा और एक भी चैप्टर होता है पब्लिक हेल्थ इशू। पब्लिक हेल्थ में ये आपको इंपॉर्टेंट होगा। पोलार बेयर की न्यूज़ थी, वो भी हम देखेंगे। COP15 ये क्या है, ओके, एंड वी विल टॉक अबाउट कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी पढ़ेंगे हम। और 4 न्यू स्पीशीज डिस्कवर्ड हुए कोरल रीफ के, सो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट, राइट। चलो लेट अस गो अहेड। तो ये पूरे आर्टिकल में बेसिकली मैं यहाँ पे आर्टिकल इसलिए लिख दिया हूँ कि आप ये सब मत पढ़िए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सो यहाँ पे बस यही लिखा हुआ है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो आप नेचुरली रिकवर जब करते हैं ना, नेचुरली जब रिकवर करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी उस तरीके के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना जानती है, वो रिकॉग्नाइज करती है और वो उससे वो इन्फेक्शन से फाइट करके वो इन्फेक्शन को भगा देती है, अपनी बॉडी में वो एंटीबॉडीज रह जाते हैं। किसी और टाइम अगर आपको सेम इन्फेक्शन, सेम बैक्टीरिया से, सेम वायरस से आपको इन्फेक्शन होता है, अपनी बॉडी के पास ऑलरेडी बनाए हुए बने बनाए हुए एंटीबॉडीज होते हैं, वो फास्ट रिस्पॉन्स देके उनको भी टैकल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पहली बार जब आप इन्फेक्शन होते हैं किसी न्यू वायरस, न्यू बैक्टीरिया से, कभी आप पहली बार इन्फेक्शन आपको होता है, होने के बाद में जैसा आप कवर करते हैं तो रिकवरी पीरियड थोड़ी बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, क्योंकि बॉडी को अंडरस्टैंड करने में जो इन्फेक्शन है उसका एंटीजन क्या है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, अपनी बॉडी उस तरीके के एंटीबॉडीज बनाना चाहिए, तो वो थोड़ा प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है, तो आपको रिकवरी थोड़ी बहुत देर तक हो जाती है। बट सेकेंड जब इन्फेक्शन सेम पैथोजन से होता है आपको, ओके, सेकेंड इन्फेक्शन सेम से होता है, जब उसके बाद में आपकी बॉडी और कम से कम टाइम लेंगी आपको रिकवर करने के लिए, भाई, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास बने बनाए एंटीबॉडीज होते हैं। बट कोविड में इसका उल्टा हुआ। कोविड के जो भी वेरिएंट्स थे ना, वो क्या हुए, एक्चुअली जब भी नया वेरिएंट आता था वो और वायरुलेंट तरीके से अपने को इफेक्ट करता था और खतरनाक अपने को इफेक्ट करता था और बहुत बैडली इफेक्ट करता था। तो ये एक्चुअली जिस तरीके का नॉर्मल प्रोसेस, स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, कोविड में वो स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं देखा गया है, वही है यहाँ पे लिखा हुआ। जब आप नेचुरली रिकवर होते हैं इन्फेक्शन से, री इन्फेक्शन जब होता है सेम पैथोजन से, वो लेस सीवियर होता है, आपको उतनी तकलीफ नहीं होती है क्योंकि एंटीबॉडीज बने बनाए मिलते हैं आपको। बट रिसर्चर्स इन सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आपको पता ही है, कोविड हो, ओके, और सार्स हो, इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। बोथ ऑफ देम विल इफेक्ट ऑन व्हाट, ये अलग है और कोविड भी अलग है, दो अलग अलग वायरस है। बट द थिंग इज दैट सिमिलरिटी क्या है, ये दो भी इफेक्ट करेंगे व्हाट, अपने लंग्स पे, ओके, अपने रेस्पिरेटरी इलनेस अपने को लेके आएंगे, ठीक है। बट सार्स में इसका अपोजिट हुआ है। रिसर्चर्स फाउंड दैट इट हैज अपोजिट हैपेंड। री इन्फेक्शन जब भी हुआ था, लोगों को एक बार जब अटैक हुआ था
उससे जो भी वो सिम्टम्स आए थे, वो अटैक में जितने सीवियर सिम्टम्स थे, जब दूसरी बार उन लोगों को इन्फेक्शन हुआ था उससे कहीं सीवियरिटी में वो बैडली इफेक्ट हुए थे, तो वर्स था कंडीशन। ओके, बेसिकली अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं सर वो तो ठीक है, सार्स जो कोविड का जो पहला वेरिएंट था उसके बाद में ओमिक्रॉन आया, उसके बाद में बीए आया, तो फिर वेरिएंट चेंज होने की वजह से अपने पास वो एंटीबॉडीज नहीं है। ओके, एंटीबॉडीज फिर से नहीं बनाने पड़ेंगे, इसलिए इस तरीके से डिले हो सकता है। दैट इज ऑल्सो राइट, बट म्यूटेशन दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, जब एक वायरस अपने आप को बदलते हुए, जैसे कि अभी अपने के पास पता है कि आपको कोरोना वायरस क्रॉन शेप था, बट अभी ये क्रॉन शेप नहीं रह के थोड़ा बहुत यहाँ पे दो आगे समझो, ऐसा इस तरीके से शेप बन गया है, क्रॉनी है बट थोड़ा बहुत एक्सेसिव बन गया है, तो ये बोलते हैं म्यूटेशन। दिस इज ऑलरेडी कॉल्ड एज स्ट्रेन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन। जब स्ट्रेन का आप वर्ड सुनते हैं तो आप ये समझ में आना चाहिए आपको कि वायरस जो आया था उसका और एक वैरायटी और एक टाइप, दैट देन ओनली वी कॉल इट एज व्हाट, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बदलने की वजह से अपनी बॉडी एंटीबॉडीज अपने बॉडी के पास पैदा हुए ही नहीं थे, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी आर्ग्यू कर सकते हैं, बट वो नहीं दिया गया है। ओके, तो बेसिकली ये बोला गया है कि री इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। हजार्ड रेशियो मोर फॉर री इन्फेक्शन, हजार्ड रेशियो का मतलब है, ओके देखिए ए को जब इन्फेक्शन हुआ था कोविड से, 5 दिन में फीवर आ गया था, 7वें दिन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ गई थी, 8वें दिन में ओके हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा, 9वें दिन में ओके या 11वें दिन में इनको वॉट एवर दी आई डिसीज भी आ गई थी। इस तरीके से समझिए आप। ओके, ये हो गया इन्फेक्शन फेज। अब ये हो गया री इन्फेक्शन, फिर से ये बच्चे यहाँ पे आए बाद वो रिकवर हो गए थे, 13 दिन के बाद रिकवर हो गए थे। अभी क्या हुआ, फिर से इन्फेक्शन हुआ इनको, तो ये अब 3 दिन में फीवर आ गया, ओके 5 दिन में रेस्पिरेटरी इलनेस आ गया, ओके 6 दिन में हॉस्पिटलाइजेशन हो गए, ओके एंड 7 दिन में आई का प्रॉब्लम हो गया, एंड ये हो गया ओके रिकवरी बहुत देर तक होगी। इसका मतलब क्या है, आप देखिए ए को 2 बार इन्फेक्शन हुआ। पहली दफ़ा क्या हुआ, वो बहुत जो भी इन्फेक्शंस थे, जो भी सिम्टम्स है वो लेट आए थे, 5 दिन 7 दिन 8 दिन, यहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा आए थे, 3 दिन में आए गए थे। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम 5 दिन में ही दिख गया था, यहाँ पे 7 दिन में था। तो क्या हुआ, जब री इन्फेक्शन हुआ तो जब प्रोसेस ऑफ अटैकिंग द ऑर्गेनिज्म ऑन द ह्यूमन बॉडी, इट हैज़ एक्सेलरेटेड। क्या हुआ, एक्सेलरेटेड। इसको बोलते हैं हम हजार्ड रेशियो। क्या बोलते हैं हम इसको, हजार्ड रेशियो। अगर हजार्ड रेशियो 1 है, इसका मतलब है कि ये जो भी पहला इन्फेक्शन हुआ था उससे 1 गुना ज़्यादा सीवियर रहेगा। अगर हजार्ड रेशियो 2 है, तो जो भी पहला इन्फेक्शन हुआ था, अगर हजार्ड रेशियो री इन्फेक्शन से 2 है, तो पहले इन्फेक्शन से 2 टाइम्स ज़्यादा होगा नेक्स्ट टाइम जब आता, तो दैट इज ओनली कॉल्ड एज हजार्ड रेशियो, राइट। सो यहाँ पे आपको मैं एक जीके पॉइंट लिख दिया हूँ। अभी तक जो भी कोविड वेरिएंट्स हम देखे हैं, डेल्टा वेरिएंट बहुत खतरनाक था, ओके बहुत सारे लोग मरे थे यहाँ पे, और ओमिक्रॉन उतना माइल्ड वाला था। BA.5 ओमिक्रॉन और एक वेरिएंट आया था, BA.1 सब लीनिएज। तो आई हैव जस्ट गिवन यू दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स दैट वी हैव गॉट बिकॉज ऑफ कोविड, जस्ट जीके के लिए दिया हमें, बस दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इन्फेक्शन री इन्फेक्शन जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है वो सार्स के केस में अपोजिट हुआ था, राइट। अभी यहाँ देखिए आप, साइमोलोना टाइफी इज नाउ मोर ड्रग रेसिस्टेंट। अभी आप देखिए, ये आपको ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस MDR बोल के आप पढ़ते भी हैं, ओके। ये जनरली अपोजिट टू एंटीबायोटिक, ओके जब रेसिस्ट करना शुरू कर देते हैं, सो देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एंटीबायोटिक जब काम करना बंद कर देते हैं, देन हम जब बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। एक पैथोजन रहता है यहाँ पे, 1 पैथोजन इज देयर। समझो ये टाइफाइड का पैथोजन है जिसका नाम है साइमोनेला टाइफी, ठीक है। किसी को टाइफाइड आ गया तो आप वो हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट होगा, और बेसिकली टाइफाइड के लिए एक दवाई दी जाती है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, वो सेल्फोन कुछ ऐसे नाम शुरू होता है उसका, वो दी जाती है, वो टैबलेट उनको दी जाती है, और बाकी का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मीन्स जो भी सिम्टम्स दिखते हैं वो जो भी डॉक्टर है उसको क्यूर करते हैं। अगर आपका हेडेक ज़्यादा है तो वो आपको पैरासिटामोल चढ़ा देंगे। अगर आपको फीवर, अगर आपको छींक आ रही है, आपको खांसी हो रही है, तो आप उस तरीके का आपको मेडिकेशन दे देंगे। जो भी सिम्टम्स, बॉडी पेन है तो बॉडी पेन का टैबलेट दे देंगे। तो जो भी सिम्टम्स आपको दिखेंगे वो उसी तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो वो हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। उसके अलावा ये स्पेसिफिक टाइफाइड जब टाइफाइड होता है तो एक पर्टिकुलर ड्रग दिया जाता है, ओके एक टैबलेट है उसकी, वो खिलाई जाती है। अब हर एक आपको हो या मेरे को, किसी को भी टाइफाइड हो, जनरली यही टैबलेट दी जाती है।
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, ये साइमोनेला टाइफी, ये जो पैथोजन है, ये जो बैक्टीरिया है जो कि अपने अंदर टाइफाइड के सिचुएशन लाता है, ये जो बैक्टीरिया ना, अभी ये बैक्टीरिया ये जो टैबलेट को रेसिस्ट करना शुरू कर दिया है, मींस ये टैबलेट खाने के बाद भी ये बैक्टीरिया नहीं मर रहा है, अपनी एक्टिविटी कम नहीं कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट. ये क्या बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट. आजकल इतने ज्यादा केमिकल्स खाने से, इतने ज्यादा टैबलेट्स खाने की वजह से व्हाट इज हैपनिंग इन अवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो भी हम टैबलेट्स ले रहे हैं वो इन्फेक्शंस जो भी पैथोजेंस है वो अच्छे से उसको ओवरकम कर सक रहे हैं, उनकी एबिलिटीज बढ़ गई हैं, उनकी एबिलिटीज बढ़ गई हैं. दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट. सो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस का यही मतलब होता है कि जब टैबलेट्स काम करना बंद कर देते हैं अपने बॉडी पे टू क्यूर एनी इन्फेक्शन, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपर बग भी बोलते हैं हम इसको, सुपर बग. ठीक है, मीन्स जो पैथोजन है नथिंग बट बग, वो सुपर हो गया. सुपर मीन्स जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे कोई और खास हो गया, वो और एबिलिटीज बढ़ा लिया. ठीक है, सो वही यहाँ पे डिस्कस हुआ है ओके इन दिस आर्टिकल. ठीक है, राइट. सो बैक्टीरिया कॉजिंग टाइफाइड फीवर इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेसिस्टेंट टू व्हाट, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स फॉर ह्यूमन हेल्थ. ठीक है, जो भी एंटीबॉडीज हम यूज कर रहे हैं, अभी जो बैक्टीरिया कॉज कर रहा है टाइफाइड, जो भी एंटीबॉडीज हम यूज कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया उसको रेसिस्ट करना शुरू कर दिया है मोस्ट ऑफ द केसेस. साल्मोनेला टाइफी ओके, सो इट हैज आल्सो बीन रेसिस्टेंट टू मेनी स्ट्रेन्स, बहुत सारे स्ट्रेन्स उसके आगे एंड दे बिकम व्हाट वेरी मच रेसिस्टेंट. अगर हम देखें टाइफाइड कितना बड़ा हेल्थ कंसर्न है, तो ये देखिए आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 मिलियन इन्फेक्शंस होते हैं सालाना और मोर देन 1 लाख डेथ्स होते हैं सालाना एक साल के अंदर. सो ये बहुत सीवियर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है. ऐसा नहीं कि 10-15 मर रहे हैं, अच्छे खासे लोग इन्फेक्ट भी हो रहे हैं और बहुत अच्छे खासे लोग 1 लाख के करीब लोग मर रहे हैं. तो ये जरूरी है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसके ऊपर काम करें. ठीक है, राइट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी है आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया. सो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन देके व्हाट इज देयर इन द आर्टिकल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. अभी देखो ये है पोलार बेयर. पोलार बेयर भी न्यूज़ में आया था, आज ही की न्यूज़ में है. ओके, इनका IUCN, यू नो दैट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनके हिसाब से ये लोग एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम है रेड डाटा लिस्ट. ये लिस्ट में ये अपने को ये इंटीमेशन देते हैं, ये मैसेज देते हैं टू द कंट्रीज, टू द वर्ल्ड दैट कौन से ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होने वाला है, एक्सटिंक्ट हो सकता है, अबेंडेंट कितना है, ओके, एक्सटिंक्ट होने के चांसेस कितना है. ये सब ये एक्चुअली एक क्राइटेरिया होता है. ओके, इस हिसाब से ये पूरे जो एनिमल्स हैं उनको वहाँ पे क्लासीफाई करते हैं. ओके, क्रिटिकली एक्सटिंक्ट मीन्स बहुत हैंडफुल ऑफ इंडिविजुअल्स बच गए हैं वो स्पीशीज के, अभी अगर कंजर्वेशन नहीं करते हैं मरी जाएंगे. क्रिटिकली एक्सटिंक्ट, ओके, नियर थ्रेटेड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, ये पूरे कैटेगरीज होते हैं. ओके, सबसे बुरी कैटेगरी होती है क्रिटिकली एक्सटिंक्ट, मीन्स बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे अगर प्रॉपरली उनका कंजर्वेशन नहीं करे तो. अभी पोलार बेयर अच्छे खासे हैं दुनिया में, तो उतने ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट इनको कैटेगराइज किया गया है वल्नरेबल कैटेगरी में. वल्नरेबल का मतलब है अगर इनका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन नहीं करते हैं, ये आगे जाके वल्नरेबल हो जाएंगे, इनके पॉपुलेशन को नेक्स्ट वल्नरेबल कराएंगे थ्रेटन होने के चांसेस है. ओके, इनकी पॉपुलेशन थ्रेटन हो जाएगी, फिर बाद में वो क्रिटिकली एक्सटिंक्ट, फिर बाद में एक्सटिंक्ट के केस में भी जा सकते हैं. तो अभी तो फिलहाल इनका कैटेगरी है IUCN में वल्नरेबल. ओके, an isolated population of 27 polar bears discovered in southeast Greenland. साउथ ग्रीनलैंड आपको पता है ये है अपना नॉर्थ अमेरिका, ये है अपना साउथ अफ्रीका, दिस यूरोप, ये है साउथ अफ्रीका, राइट. सो ग्रीनलैंड होता है यहाँ पे. ओके, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में ग्रीनलैंड होता है. यहाँ पे 27 सोलार बेयर्स थे. ओके, एंड इनको प्रॉब्लम क्या हुआ, दे आर फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव बिकॉज पोलर बेयर सर्वाइव करने के लिए उनको चाहिए आइस के शीट्स, उनको चाहिए क्या, आइस के शीट्स चाहिए, इस तरीके से शीट्स चाहिए. अगर ये शीट्स कम हो जाते हैं तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एब्सेंस ऑफ आइस रहने की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. ओके, दे हैव अडेप्टेड टू हंटिंग ऑन ग्लेशियल मिलांच. ओके, ग्लेशियल मिलान, वो ग्लेशियल मीन स्नो माउंटेन के ऊपर चलते चलते, बर्फ के पहाड़ पे ऊपर चलते चलते वैसे ही हंट करके उनका खाने का सिस्टम है. अगर ये जो इनकी बर्फ, अगर इनको बर्फ नहीं मिली तो ये हंटिंग भी करना बंद कर देंगे, क्योंकि उस तरीके से अडेप्ट हुए कि ये जहाँ भी आइस शीट होते हैं, जहाँ भी बर्फ के पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ये कंफर्टेबल होते हैं और वहीं पे वो हिट एंड किल और ईट का वहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट चलता है. बट ये उनको नहीं मिल रहा है आइस शीट, तो थोड़ा बहुत वो न्यूज़ में थे इस वजह से. ओके, ट्रैकिंग बग्स,
The deoxyribonucleic acid, DNA, you can know that DNA is present in our, this is our cell, this is our nucleus. Nucleus के अंदर जो भी रहता है, that is called as what? Chromosomes. Chromosomes को अगर हम split करते हैं तो we will find what? DNA and RNA. DNA इस तरीके से होता है, ओके, डबल हेलिक्स. वैटसन एंड क्रिक ने दिया था ये मॉडल, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है. सो डीएनए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए के पास ही होते हैं जेनेटिक कोड्स. जेनेटिक कोड्स का मतलब है, ओके, यहाँ पे देखिए आपको पता ही होगा, ATGC इस तरीके से कोड्स होते हैं. एक कोड रहेगा अपने को बाल का कलर देगा, एक कोड रहेगा अपने आंखों का कलर देगा, एक कोड रहेगा अपने आवाज का वोकल देगा, एक कोड रहेगा अपने स्किन का कलर देगा. इन दिस वे. सो हर कोड से हमारी बॉडी बनी है. यही जो भी कोड है वो बच्चे में भी ट्रांसफर होते हैं. दैट्स व्हाई डीएनए इज कॉल्ड एज व्हाट? ओके, इट्स कॉल्ड एज व्हाट? मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, मटेरियल ऑफ व्हाट? इनहेरिटेंस. बच्चों में जो भी पेरेंट्स के जो भी खूबियां आते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वो डीएनए से ही आते हैं, राइट? फाइन. ट्रैकिंग बस. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ऑफ मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स का मतलब है जिसके बैकबोन नहीं है, जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनको हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स. ओके. वर फाउंड ऑन द सैंपल्स ऑफ टी एंड ड्राइड हर्ब्स. The traces of environmental DNA which organisms shed as they walked across, achieved on a otherwise interacted, can help understand how insect population have changed. DNA जो भी सैंपल्स मिले हैं, जनरली ये जो आप बग्स देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? बग्स. ये जो इरिटेटिंग होते हैं, ओके, जनरली यू विल फाइंड देम इन फॉरेस्ट. की इस तरीके से करते हैं, ओके, आपके खाने के ऊपर आके बैठ जाते हैं. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? बेसिकली बग्स बोलते हैं. ये बग्स के सैंपल्स मिले हैं, टी पे मिले हैं, ड्राइड हर्ब्स मिले हैं, और ये वहाँ पे उनका डीएनए छोड़ रहे हैं. अगर वो डीएनए हम पढ़ें तो अपने को पता चलेगा कि किस तरीके से उनके पॉपुलेशन चेंज हो सकती है. ओके, यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ पता करना नहीं है. फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू डीएनए के बारे में पढ़िए, दैट इज इनफ. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. COP15 होने वाली है कनाडा में. यहाँ पे देखिए आप, फॉरेस्ट आपको बताया गया है. एज यू ऑल नो, आपको सबको पता ही होगा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि 1992 में ब्राज़ील में एक समिट हुई थी. ब्राज़ील के एक शहर में समिट हुई थी, रियो डी जेनेरियो, राइट? ब्राज़ील की कैपिटल सिटी में एक समिट हुई थी, रियो डी जेनेरियो. ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़िलियस, बट ये भी एक विंटर या समर कैपिटल है उनका. सो रियो डी जेनेरियो में उनका एक समिट हुआ था. पूरे वर्ल्ड लीडर्स, ओके, इंडिया से, अफगानिस्तान से, यूके से, जर्मनी से, फ्रांस से, पोर्चुगल से, पूरे वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे जमा हुए थे, ऐसा बैठे थे. ओके, ये क्यों आए थे? ये इसलिए आए थे कि ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है, वर्ल्ड में ग्लोब वार्म हो रहा है, पूरी दुनिया क्या हो रही है? वार्म हो रही है. उसके वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं. क्लाइमेट चेंजेस आने की वजह से पूरी ह्यूमैनिटी को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है. ह्यूमैनिटी के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी, ओके, जो भी एनिमल्स है उनको भी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है, और एनवायरनमेंट में भी हार्म हो रहा है. एयर पोल्यूशन, ओके, वाटर पोल्यूशन, इस तरीके से भी चीज़ें बढ़ रही हैं. तो इनके पूरों के ऊपर डिसीजन लेने के लिए रियो डी जेनेरियो में ये बैठे हैं. रियो डी जेनेरियो में, ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं. अर्थ को बचाने की एक समिट हुई थी 1992 में ब्राज़ील में. तो ये मीटिंग में 3 चीज़ें बाहर आई. एक तो आई कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से टैकल करें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये हुआ था. उसके बाद में पूरी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी बचाएं कैसा, ओके, दिस इज कॉल्ड एज CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. उसके बाद में और एक कन्वेंशन बाहर आया था, दैट इज कॉल्ड एज डिसर्टिफिकेशन को कैसा रिवर्स करें. डिसर्टिफिकेशन जनरली एग्रीकल्चर लैंड में देखा जाता है. जब एग्रीकल्चर लैंड प्रोडक्टिव से अनप्रोडक्टिव हो जाती है, जब उगाने से नहीं उगाना शुरू कर देती है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? डिसर्टिफिकेशन. और डिसर्टिफिकेशन अच्छी बात नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है. अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिसर्टिफिकेशन इस तरीके से हो रहा है, फिर फूड क्राइसिस हो जाएगा, फामाइन हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, तो हाहाकार मच जाएगा, राइट? तो ये जो डिसर्टिफिकेशन के प्रोसेस पे भी ध्यान देने के लिए और एक कन्वेंशन आया था, दैट इज कॉल्ड एज CCD, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन. किस तरीके से डिसर्टिफिकेशन निकालें, किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स कर सकें. लैंड डिग्रेडेशन को रिवर्स करने का मतलब है लैंड रिक्लेमेशन. लैंड को क्या करना है? रिक्लेम करना है. जो प्रोडक्टिविटी लॉस हुई थी वो प्रोडक्टिविटी फिर से आना है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? लैंड रिक्लेमेशन, ठीक है. तो आपको पता है UNFCCC के अलग समिट होते हैं, CCD के अलग समिट होते हैं. अभी हम आज के जो न्यूज़पेपर में आया था वो इसका समिट था, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट? द यूनाइटेड नेशन हैज अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू फाइनलाइज ए न्यू ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट.
ये 15वीं कॉन्फ्रेंस है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन कुमिंग, गोइंग टू बी हेल्ड इन कुमिंग इन चाइना, ओके, टू मॉन्ट्रियल कनाडा. एंड दिस कन्वेंशन इज ऑन व्हाट, 15th जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, दैट कन्वेंशन इज एज आई टोल्ड यू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ओके, तो ये इनका स्पॉट अभी चेंज हो जाएगा, कुमिंग इन चाइना टू मॉन्ट्रियल. अभी होगी ये मॉन्ट्रियल. मॉन्ट्रियल एक प्लेस है कनाडा में, आपको पता ही होगा. मॉन्ट्रियल का नाम तो आपसे सुना होगा, जिस तरीके से 007 का नाम तो आप सुना होगा, इस तरीके से ही मॉन्ट्रियल का नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि ये है ओजोन डिप्लीशन के लिए एक कन्वेंशन था, 1987 में बनाया गया था. मॉन्ट्रियल कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन ओडीएस, वी कॉल इट एज ओडीएस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को रोकना चाहिए. अगर नहीं रोके तो ओजोन का जो लेयर है O3, ओजोन का जो लेयर, वो लेयर घटते जाएगा. अगर वो घटते जाएगा, जो सन की जो हार्मफुल यूवी रेस है अपने स्किन पे पड़ेगी और अपने स्किन पे कैंसर, रैशेस ये सब आने शुरू हो जाएंगे. तो ये कन्वेंशन बेसिकली मॉन्ट्रियल में ही हुआ था, बट CBD का कन्वेंशन भी हो रहा है मॉन्ट्रियल में. ठीक है. फाइटिंग द टाइप 2 डायबिटीज पैंडेमिक. अभी ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, बिकॉज आपके घर वालों को भी आप बोल सकते हैं कि क्या है क्या नहीं. ओके, इंटरनेशनल डायबिटीज फाउंडेशन, उन्होंने ये एस्टिमेट किया है, ये फाउंडेशन ने एस्टिमेट किया है 537 मिलियन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड आर अफेक्टेड विद डायबिटीज. शुगर की बीमारी है इतने सारे लोगों को, 537 मिलियन, ऑलमोस्ट 53 करोड़, 700 करोड़ में से 53 करोड़, पूरी दुनिया का अभी पॉपुलेशन कितना है, 700 करोड़ प्लस है. तो इसमें से 53 करोड़, 53 करोड़ ओके आर डायबिटीज है. राइट. दे आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज होते हैं, टाइप 1, टाइप 2. टाइप 2 देखिए आप, जनरली जेनेटिक होता है, फादर मदर से बच्चे को आता है इन ओरिजिन. टाइप 1 इज जेनेटिकली इनहेरिटेड डिसीज है, फादर या मदर से आता है. बेसिकली डायबिटीज मदर से ही आता है. ओके, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में रहता है, डायबिटीज का जो भी जेनेटिक कोड वो मदर से ही बच्चों को आता है. फादर विल नॉट ट्रांसमिट डायबिटीज टू द चिल्ड्रन, इट इज द मदर हु ट्रांसमिट डायबिटीज टू द चिल्ड्रन. ये प्रूवन एक साइंस है. ठीक है, आप बस इतना याद रख लीजिए. टाइप 1 इज जनरली जेनेटिक होता है. ओके, पेरेंट्स को तो बच्चे में आता है, एंड दे कैन बी इजिली हैंडल बाय द इंसुलिन. अगर आप इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में तो आप आराम से टाइप 1 को हैंडल कर सकते हैं. फाइन. देन टाइप 2 डायबिटीज विच डज नॉट नीड इंसुलिन इंजेक्शन, और बेसिकली ये लार्ज लाइफस्टाइल पे बेस है. यहाँ पे देखिए आपको 2 इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए. टाइप 1 थोड़ा बहुत उतना अच्छा नहीं है, ये फिक्र की बात है, इसको आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा. टाइप 2 जनरली ये बहुत माइल्ड है, इससे कुछ ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है. सो बेसिकली जैसा नंबर बढ़ता है तो हम ऐसे समझते हैं कि भाई बड़ी हो रही है, बीमारी बड़ी हो रही है, बट ऐसा नहीं है. टाइप 1 एक्चुअली यहाँ पे बहुत ख़तरनाक है. टाइप 2 आपकी लाइफस्टाइल, आपके जो जीने का तरीका है, अगर आप ये जीने के तरीके को अच्छे से संभाल लेते हैं तो टाइप 2 चले जाएगा. टाइप 1 नहीं जाएगा क्योंकि आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा. ठीक है. टाइप 2 डायबिटीज इज एज रिलेटेड, इट ऑफन डेवलप्स एट द एज ऑफ 45 एंड बियॉन्ड. टाइप 1 डायबिटीज इज लार्जली जेनेटिक रिलेटेड, मैं बोल दिया हुआ. वाइल टाइप 2 डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल, टाइप 2 डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल, बस उतना ही आप याद रख लीजिए. अगर आपको टाइप 2 से बाहर आना है तो आपको जनरली ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये दिया गया है, जो राइस ज़्यादा खाते हैं ना उनमें ज़्यादा शुगर होने के चांसेस होते हैं, जो वीट ज़रा कम खाते हैं ओके उनमें शुगर के चांसेस कम होते हैं. ठीक है. तो आपको पता है साउथ इंडिया में स्टेपल फूड है, मेरे हैदराबाद में स्टेपल हम राइस ज़्यादा खाते हैं. नॉर्थ इंडिया में परसों गया था मैं लेक्चर के लिए, अपने कानपुर सेंटर आया था, तो वहाँ पे वीट ज़्यादा खाते हैं. तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में शुगर की बीमारी कम दिखती है, साउथ इंडिया में ज़्यादा दिखती है, क्योंकि राइस में ज़्यादा ये पॉलिश राइस रहता है और ज़्यादातर इसमें सैकराइड ज़्यादा होते हैं. इसमें क्या होते हैं, सैकराइड, शुगर रिलेटेड कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है. वीट में उतना ज़्यादा शुगर रिलेटेड कंटेंट नहीं होता है. ओके, उसमें प्रोटीन भी होता है, वीट में फाइबर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं. ठीक है. राइट. दे आर सम वेज टू फाइट अगेंस्ट और डिले डायबिटीज. डायबिटीज को कर सकते हैं. पहला है स्टेपल फूड. अगर आप हाई फाइबर फूड कंज्यूम करते हैं वो और लो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो आपको अच्छा होगा, आपको अच्छा. मद्रास के रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने कहा था कि हाई फाइबर राइस ऑफर्स वन सच हाई फाइबर राइस. While rice is staple food in most of the South India, people in the North India are wheat eaters. Wheat has higher fiber content, more proteins and calcium and minerals. And rice we use is white and polished rice. White and polished rice. तो उसमें हस्क और बार नहीं होता है, इसलिए white rice में ज़्यादा सैकराइड ज़्यादा होते हैं.
प्रोटीन्स, कैल्शियम, इस तरीके के मिनरल्स कम होते हैं। ओके, अगर आपको फॉर नॉन वेजिटेरियंस फिश एंड मटन अगर उनकी डाइट में वो अगर इंक्लूड करते हैं तो वो भी हाई फाइबर हाई प्रोटीन उनको मिल सकता है और वो डायबिटीज़ को रोक सकते हैं, शुगर की बीमारी रोक सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जैसा कि मैं बोला हूँ वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, आप जिंदगी किस तरीके से जी रहे हैं उसके ऊपर बेस्ड है और वो ट्रीटेबल भी है। ये बोला गया है अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट करना है तो आपको अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको हेल्थी डाइट लेना पड़ेगा, रिड्यूस टू कंज्यूम व्हाट कार्बन इनटेक, आप जो भी कार्बोहाइड्रेट्स यूज इनटेक आप दिन में 3 टाइम राइस खाते हैं वो कम करते हुआ आपको थोड़े थोड़े पोर्शन में खाना ज़रूरी है राइस, उससे ज़्यादा आप नहीं खाना चाहिए। तो आप जब अच्छे हो जाते हैं, जब आप अच्छी डाइट और वॉकिंग शुरू कर देते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ आप रिवर्स कर सकते हैं, टाइप 1 नहीं कर सकते हैं, ये बात याद रखिए आप। और बेनिफिट्स ऑफ योगा भी हैं, अगर आप योगा भी करते हैं तो आप अच्छे हो जाते हैं। 30 मिनट्स ऑफ 5 टाइम्स ए वीक अगर आप वॉकिंग करते हैं या एक 10 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग 10 मिनट की करते हैं, अगर आप डेली इस तरीके से इंगेज हो जाते हैं आप तो टाइप 2 रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये आर्टिकल में टाइप 2 के बारे में ही दिया है कि राइस कम खाइए, ज़्यादा वीट खाइए और हाई प्रोटीन हाई फाइबर खाइए, मिनरल वाले फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए और अच्छे से एक्सरसाइज करिए सो दैट आपकी टाइप 2 रिवर्स हो जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ठीक है, अभी कोरल रीफ के बारे में पढ़ते हैं। कोरल रीफ का मतलब है एक ऐसी जगह, ओके, एक ऐसा स्लोप, दिस इज कॉल्ड एज रीफ। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं कि ग्रेट बैरियर रीफ, मतलब क्या है, इस तरीके से यहाँ पे झाड़े इस तरीके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट रीफ। ओके, एक चढ़ाऊ या उतार, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट रीफ। यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जिसका नाम है कोरल्स। कोरल्स एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, दे आर एनिमल्स ओनली। रीफ का मतलब है शेल्फ के ऊपर होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज कोरल रीफ। ठीक है, रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 4 कोरल स्पीशीज रिगार्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन वाटर्स। कभी ऐसे स्पीशीज नहीं थे इंडियन वाटर्स में, जापान में, फिलीपींस में, इस तरीके से वहां पे दिखे थे। अब हमारे पास ये 4 कोरल रीफ्स दिखने को मिले हैं। साइंटिस्ट हैव रिकॉर्डेड 4 स्पीशीज ऑफ एजूजैंथेले कोरल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन वाटर्स। पहली बात तो देखो, कोरल्स के ऊपर जो कलर के रहते हैं, जो कलर देते हैं कोरल्स को, ओके, वो आल्गे के वजह से कलर आता है जिसका नाम है ज़ूज़ैंथेले की वजह से कोरल्स को कलर आता है। ओके, बट यहाँ पे जो 4 के 4 अपने को मिले हैं वो आल्गे से डिवाइड है, ज़ूज़ैंथेले नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग व्हाट एज़ूज़ैंथेलेट, दे आर व्हाट नॉट हैविंग व्हाट ज़ूज़ैंथेले। द 4 स्पीशीज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जा सकते हैं। दे आर फाउंड इन व्हाट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मिले हैं। अब ये क्या है, एज़ूज़ैंथेलेट क्या है, दे आर ऑल्सो कोरल्स, ग्रुप ऑफ कोरल्स ही है, बट दे डू नॉट कंटेन व्हाट ज़ूज़ैंथेले। व्हाट आर ज़ूज़ैंथेले है क्या, ये यूनिसेलुलर गोल्डन ब्राउन आल्गे है, गोल्डन ब्राउन। इसके वजह से ही कोरल्स को क्या मिलता है, नया कलर मिलता है। बट ये जो कोरल्स हम फाउंड किए हैं वहां पे उनको ज़ूज़ैंथेले ही अटैच नहीं मिला, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज एज़ूज़ैंथेले। तो नहीं है, दे आर फाउंड इन डार्क हैबिटेट्स स्पेशली विद इन केवेंस मींस कोने कोने में मिलते हैं आपको। ओके, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट लिमिटेड टू द अपर लेयर्स ऑफ ओशन एलोन। ऊपर के जैसे कि नॉर्मल कोरल्स आपको देखते हैं कि मॉलडीव्स में कभी कभी आप मूवीज में देते हैं कि कलर के मच्छियां जा रहे हैं, कलर के प्लांट्स हैं, तो बेसिकली शैलो वाटर में कोरल्स दिखते हैं। बट ये जो कोरल्स अपने को पाए गए ये शैलो वाटर में नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नॉट इन द अपर लेयर्स, ये अंदर की में भी आपको मिलेंगे और पोलर सीज में भी मिलेंगे आपको, और इंटरटाइजन जोन्स में भी मिलेंगे, और 6000 तक के नीचे की डेप्थ में भी मिलेंगे। इसका मतलब है ये यूनिवर्सली आपको हर हैबिटेट में मिलते हैं, एज़ूज़ैंथेलेट कोरल्स। ये एक्चुअली हमारे पास कभी नहीं दिखे, पहली बार हुआ रिसेंटली हमारे पास ऐसे 4 स्पीशीज मिले जो हमारे इंडियन वाटर्स के पास अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी अपने को मिले हैं। राइट, दिस ऑल अबाउट कोरल रीफ्स। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।